हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर ये लॉज एंड योर राइट्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है इसमें। और जिनमें से मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करवा दिया और यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और सेकंड चैप्टर क्लियर करवा दिया है। अब आती है थर्ड चैप्टर की कि वर्ग न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून क्या है, कि न्यूनतम मजदूरी जो मजदूर वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ ऐसी कानून वगैरह बनाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं ऊपर के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में क्या बनाए गए हैं, मतलब कि क्या कानून है देश में कि न्यूनतम मजदूरी के लिए क्या अधिनियम लागू किए गए हैं, तो वो सब इसमें टॉपिक है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या। न्यूनतम मजदूरी मैं बता दूं कि न्यूनतम मजदूरी उसे होता है कि जिनकी जो बेसिक नीड्स हैं, तो वो पूरा अपनी जो है वो जो श्रमिक वगैरह होते हैं या फिर जो उनके मजदूर वगैरह होते हैं वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करके जो उनकी जो चिकित्सा से रिलेटेड शिक्षा और मनोरंजन की जो व्यवस्था है वो कर सके। तो ये था कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या है, कि उनकी एक लिमिट तय कर दी जानी कि इससे नीचे उनको मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो उनकी जैसे कि आजकल टाइम पे देखा जाए तो अगर कोई मजदूर होता है, मजदूर की डेली इनकम कितनी होती है कि अप्रोक्सीमेटली 500 से 700 उनकी होती है आज के टाइम पे। जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मकान बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, मकान बनाने के लिए जो काम करते हैं, तो उनमें रोज़ की उनकी दिहाड़ी ये होती है 500 से 700 रुपये। तो वो होती है एक तरीके से देखा जाए तो ये न्यूनतम मजदूरी उनकी तय कर दी गई है कि इससे नीचे इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, ताकि जो इनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके, अपने परिवार को पाल पोस सके। तो इसीलिए ये न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड पहले डेफिनेशन लिखनी है कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या है और इसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं देश में, तो वो सब आना है। तो न्यूनतम मजदूरी से आशय उस मजदूरी दर से है जो श्रमिकों और उनके परिवार के पालन पोषण के योग्य हो, उनकी चिकित्सा शिक्षा तथा मनोरंजन की व्यवस्था कर सके। न्यूनतम मजदूरी वो होती है क्योंकि इंसान की हर इंसान की, मजदूर ही नहीं, वैसे देखा जाए तो हर इंसान की जो होती है बेसिक नीड्स होती है, तो उनको पूरा करने के लिए ये एक मजदूरी दर तय करी जाती है। दर मतलब कि एक लिमिट तय कर दी जाती है कि उससे कम इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, इनकी मजदूरी जो है नहीं दी जाएगी, ताकि उनका परिवार के जो पालन पोषण है उसके योग्य भी हो सके और उनको जो क्या नाम है फैसिलिटीज़ जो होती है, फैसिलिटीज़ में चिकित्सा फैसिलिटी हो गई एक प्रकार से, जो उनको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत होती है वो हो गया, एजुकेशन हो गई या मनोरंजन एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया, तो इसकी व्यवस्था वो कर सके ताकि वो। और अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के अनुसार न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक और उनके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। भौतिक आवश्यकताएं वही होती है कि बेसिक नीड्स उनकी जो होती है, ताकि वो अपना जो है भरण पोषण अच्छे से कर सके। न्यूनतम मजदूरी से आशय उस मजदूरी से है जो श्रमिक और उनके परिवार को जीवित रहने का आश्वासन प्रदान करने के साथ साथ श्रमिक की कार्यकुशलता को भी अनुरक्षित करती है। मतलब कि न्यूनतम मजदूरी एक प्रकार से उसे बोला गया है कि वो ऐसी मजदूरी से बोली गई है कि श्रमिक और उनके परिवार को जीवित रखने के लिए भी आश्वासन प्रदान करे। क्योंकि ये होता है ना कि जो उनकी जब तक बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होंगी, अगर उनको खाने पीने के लिए तक के पैसे नहीं बचेंगे या उनकी ज़रूरत वगैरह है वो पूरी नहीं होगी, तो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, सही प्रकार से वो अपनी लाइफस्टाइल है नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए परिवार को जीवित रहने के लिए भी आश्वासन प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ जो श्रमिक है उनकी कार्यकुशलता को भी अनुरक्षित करते हैं। इनकी जो कार्यकुशलता है काम करने की, जो इनको स्किल्स वगैरह होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो उसको भी उनको अनुरक्षित करते हैं। अनुरक्षित मतलब कि मेंटेन रखना किसी चीज़ को। तो इस प्रकार जो है न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत ये आशा की जाती है कि जीवन की अनिवार्यताओं को पूरा करने के अतिरिक्त श्रमिकों की कार्यक्षमताओं को भी बनाए रखेगी, अर्थात समुचित शिक्षा, शारीरिक अक्षमताओं और सामान्य जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये था एक प्रकार से जो न्यूनतम मजदूरी होती है। न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत ये आशा की जाती है कि जो उनकी बेसिक नीड्स है, अनिवार्यता मतलब जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है,
वो उनकी जो जीवन में लाइफस्टाइल अच्छे से जीने के लिए, उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के साथ साथ जो उनकी क्षमताएं हैं, कार्य करने की जो क्षमता है उनको भी बनाए रखें। तो उनकी जो शिक्षा है पूरी तरीके से हो सके, बच्चों की उनकी शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं उनकी वो पूरी हो सके, और सामान्य जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ सुविधाएं उनको प्रदान की जाएगी। तो ये था न्यूनतम मजदूरी, इन्हें कहा जाता था। अब आता है कि भारत में जो मजदूरी नीति है क्या है, कि वेज पॉलिसी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है, वेज जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो उसके लिए भारत में कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लागू की गई है। तो क्या है ये कि राष्ट्रीय नीतियों में से मजदूरी नीति आर्थिक और सामाजिक दोनों की दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रमिकों की सामान्य स्थिति, कार्यकुशलता, काम करने की इच्छा, कार्य के प्रति वचनबद्धता, मनोबल, श्रम प्रबंध संबंध और श्रमिकों का संपूर्ण जीवन आदि प्रभावित होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि राष्ट्रीय नीतियों में से मजदूरी नीति आर्थिक और सामाजिक दोनों की दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये नीतियाँ इसलिए बनाई जाती है, अगर देखा जाए सामाजिक और आर्थिक रूप से ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मजदूरों की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इनकी कुछ नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ताकि जो है समाज में उनका जो उनकी मतलब कि देखा जाए तो समाज में उनकी जो पहचान है वो बनाई जा सके, और जो इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो सके, क्योंकि हर इंसान का अधिकार होता है कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो। तो उनकी जो नॉर्मली सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उनकी कुशलता देखी जाए, और श्रमिकों का संपूर्ण जो जीवन है आदि वो प्रभावित होते हैं इस चक्कर में। इसीलिए इनके लिए कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस तो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई गलती आ जाए, तो आप खुद समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स नियर है और मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा पा रही हूँ, सो प्लीज़। तो पहला पॉइंट ये है कि कठिन श्रमिक परिश्रम वाले उद्योगों, व्यवसायों और कृषि में न्यूनतम मजदूरी का व्यक्तिगत रूप से निर्धारण। जो उद्योग होते हैं, कठिन परिश्रम वाले उद्योग जो होते हैं, उद्योग वगैरह मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। व्यवसाय हो गए, कोई बिजनेस हो गया एक तरीके से देखा जाए, या कृषि में न्यूनतम मजदूरी, इसका भी व्यक्तिगत रूप से निर्धारण करना। व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअली इनका निर्धारण करना कि इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो रहे, मतलब कि इनकी जो लिमिट है मजदूरी की, मतलब कि जो इनको जो दिहाड़ी दी जाती है डेली बेसिस पर, तो उनकी लिमिट्स को तय करना इन पॉलिसी के अंदर आता है। और उचित मजदूरी संबंधी अनुबंधों का प्रोत्साहन करना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मजदूरी होनी चाहिए, क्योंकि इनका ऐसा होता है ना कि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ऐसी चीज़ों के लिए। जो मजदूर वगैरह होते हैं, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले हो गए, या फिर कोई मकान वगैरह जो बनाते हैं लेबर्स वगैरह, तो उनकी उनसे रिलेटेड हो गया, तो उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट, उनकी जो लिमिट है उचित मजदूरी संबंधी अनुबंध लगाए जाए, मतलब कि जो उनकी मजदूरी फिक्स है वही होनी चाहिए। इट मीन्स कि सही प्रकार से इनकी मजदूरी तय करनी चाहिए, ताकि इनकी जो बेसिक नीड्स है उसको ध्यान में रखा जा सके, और उनके जो बेसिक नीड्स है उनको ध्यान में रखकर ही इनकी मजदूरी को तय किया जाना चाहिए। थर्ड है कि बागानों में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए जीवन निर्वाह मजदूरी प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयास। बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक वगैरह होते हैं उनकी जो मजदूरी है वो प्रदान करने की दिशा में कुछ प्रयास वगैरह भी इसके थ्रू किए गए हैं, इन पॉलिसी के थ्रू। अब आता है कि 1947 के जो औद्योगिक शांति प्रस्ताव में कठोर परिश्रम की अपेक्षा करने वाले उद्योगों में वैधानिक रूप से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और आर्थिक संगठित उद्योगों में उचित मजदूरी संबंधी अनुबंधों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। ऐसा हुआ था ना कि 1947 में जब देश है भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि अपने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कुछ वो चाहते थे कि उद्योगीकरण हो। बाकी काफ़ी लोग तो ये चाहते थे कि भारत में उद्योगीकरण होना चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट थे गांधी जी। तो औद्योगिक शांति प्रस्ताव में उन्होंने ये बात बोली थी कि औद्योगिकरण के तो वैसे भी उनको उनकी आलोचना करते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों का वास होता और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती, मजदूरी जो मजदूर होते हैं उनका उनका जो काम होता था वो सारी मशीनें ले लिया करती थी। तो इसी बिहाफ पे जो है ना, इसी बिहाफ पे देखा जाए तो इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए, इसकी लिमिट्स तय करने के लिए, उनकी जो मेहनत है उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करी गई थी, ताकि जो उनकी जो मजदूर है
उनकी जो लिमिट्स हैं, उनकी जो आर्थिक संगठित उद्योग हैं, इट मीन्स कि उनकी जो बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उनको ध्यान में रखकर ही वहाँ पे जो है ये पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाई गई थी। और 1948 में ये पारित किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसी बिहाफ पर, क्योंकि ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे जब आर्थिक रूप से जब भारत आगे बढ़ने में लगा हुआ था, तो इसी बिहाफ पे मज़दूरों को काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी, उनको बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ गया था। तो इसी बिहाफ पे ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण होता था देश में, तो उसकी वजह से गरीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गरीबी के होने की वजह से जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो इसी बिहाफ पे औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए, औद्योगिकरण को कम करने के लिए, उनकी लिमिट्स तय करने के लिए, तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था इसी बिहाफ पर, ताकि जो उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके, क्योंकि मजदूरों से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जहाँ तक हम जानते हैं, मजदूर जो होते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, और इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो तय करना ज़रूरी है। तो इसी बिहाफ में 1948 में ये पारित किया गया था, और उनकी जो उचित मजदूरी समिति है और लाभ सहभागन समिति का गठन भी इसके थ्रू किया गया था। बस ये इनफ है, यहाँ तक आप लिख लेना। अब आता है कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948 में जब हुआ था, तो क्या क्या इसमें कानून वगैरह बनाए गए थे। 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इतनी हार्ड लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली ये लिख देना कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। सरकार को जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के जो रोज़गार हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए कदम उठाया गया था, जो है 1948 में ये अधिनियम इसलिए पारित किया गया था ताकि जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है वो कर सके। और इसमें ये बताया गया था कि अंतरालों और अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का प्रावधान भी है। ऐसा हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित जो न्यूनतम मजदूरी उनकी तय की गई थी पहले के टाइम पे, 1948 से पहले, 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले जो उनकी न्यूनतम मजदूरी थी उसमें थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, उनमें कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान वगैरह जारी किए गए थे। और केंद्र सरकार अपने प्राधिकरण द्वारा अथवा इसके अंतर्गत चलाए जा रहे किसी अनुसूचित रोजगार के लिए अथवा रेलवे प्रशासन में अथवा खदानों, तेल क्षेत्रों अथवा बड़े बंदरगाहों अथवा केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के संदर्भ में उपयुक्त एजेंसी है। इट मीन्स जो क्या नाम है कि अनुसूचित रोजगार के लिए, या देखा जाए कि रेलवे प्रशासन में हो गया या किसी भी बड़े बंदरगाह में हो गया या केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत, ऐसा हुआ था कि किसी भी नियम के संबंध में जो एजेंसी लागू की गई थी, मतलब एजेंसी मतलब कि इनके लिए कुछ ऐसी वो बनाई गई थी, सरकार वगैरह कुछ कानून वगैरह ऐसी बनाई गई थी कि इनके अंतर्गत रहकर मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है वो तय की जा सके। ऐसा होता है ना कि मजदूरों की जो होती है वो एजेंसियां वगैरह देखती हैं, एजेंसी मजदूरों की जितनी भी मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जो उनकी एजेंसी है उनको काम होता था इन सब चीज़ों के लिए। और जो अनुसूचित रोजगार के संबंध में ऐसा हुआ था कि राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार है, राज्य सरकारों पर ये काम थोप दिया गया था कि जो रोजगार वगैरह है उससे रिलेटेड वो कानून वगैरह बनाए। केंद्र सरकार का भवन और निर्माण कार्यकलापों जो अधिकतर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, रक्षा मंत्रालय आदि द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा रक्षा तथा कृषि मंत्रालयों के अंतर्गत कृषि फर्मों के साथ सीमित संबंध है। केंद्र सरकार का भवन और निर्माण जो बनाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जो भवन और निर्माण वगैरह का काम होता है उसमें मजदूर वगैरह ही काम करते हैं। तो इनका काम कौन करता है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और रक्षा मंत्रालय, इन पर इनकी ड्यूटी होती है इन सब चीज़ों को काम करना। और रक्षा और कृषि मंत्रालयों के अंतर्गत ये चीज़ जो है कृषि फर्मों के साथ इनका जो संबंध होता है। कृषि मंत्रालय मतलब कि जो उसमें काम करते हैं, क्या नाम है, खेतों वगैरह में जो काम करते हैं मजदूर, उनका किससे कनेक्शन होता है, कृषि मंत्रालयों से। इनके लिए कुछ एजेंसी वगैरह बनाई जाती है, इनके लिए कुछ ऐसे मंत्रालय वगैरह इनको थोप दिए जाते हैं, एजेंसी उसको थोप दी जाती है ये सब काम वगैरह, तो इसी के अंतर्गत इनका कनेक्शन होता है। और अधिकतर ऐसे रोजगार राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा ही
मजदूरी निर्धारित संशोधित करना और उनके अपने क्षेत्रों के अंतर्गत अपने वाले अनुसूचित रोजगार के संबंध में उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। इसमें ये होता है कि जो एजेंसी वगैरह बनाई जाती है, जैसे कि एक प्रकार से देखा जाए भवनों का निर्माण कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का कनेक्शन होता है और रक्षा मंत्रालय का कनेक्शन होता है इसका, क्योंकि यही उनकी जो मजदूर है, मजदूरों की जो मजदूरी है वो निर्धारित करते हैं एजेंसीज वगैरह। और कृषि मंत्रालय का कनेक्शन किससे होता है, जो मजदूर वहाँ पे खेती वगैरह करते हैं तो उनकी कृषि फार्मों के साथ उनका सीधा कनेक्शन होता है। तो इनकी ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें ये चेंजेस करना। तो ये सब इसमें बताया गया है कि उसमें वो चेंजेस करने की उनकी ड्यूटी होती है, उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का काम भी ऐसे ही लोगों का होता है। अब आता है कि इनके अंदर क्या क्या मतलब प्रावधान जारी किए गए थे। स्टार्टिंग में तो मैंने बताया इसमें कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में बताओ कि क्या है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो अब आता है कि इसमें क्या क्या कानून वगैरह बनाए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा 1948 में नियुक्त श्रमिक जांच समिति में देश के विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी और उनके अर्जन का अध्ययन किया था और बताया कि लगभग सभी उद्योगों में मजदूरों की दरें बहुत ही निम्न है। ऐसा हुआ था 1944 में। 1948 में एक्ट तो पारित किया गया था, तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना कि 1944 कहाँ से आ गया। 1944 में श्रमिकों के लिए कुछ न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी और श्रमिकों की जो मजदूरी है और उनके अर्जन का अध्ययन भी किया था कि वो किस प्रकार से वहाँ पे काम करते हैं, उस पर स्टडी की गई थी और बताया कि सभी उद्योगों में जितने भी मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं उनमें मजदूरी की दरें बहुत ही कम है। तो समिति ने अनुभव इस बात की किया कि उस समय तक देश के प्रधान उद्योगों में भी श्रमिकों की मजदूरी में सुधार लाने के लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए। स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन में देश के कुछ उद्योग और नियोजनों में कानूनी तौर पर मजदूरी नियत करने के प्रश्न पर 1943 से 1944 में विस्तार से विचार विमर्श किए गए और इसके पश्चात ही भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया था। ऐसा हुआ था कि 1944 के टाइम पे, 1943 और 1944 के टाइम पे जब श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी तो उनकी दरें ना बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसी चक्कर में जो समिति ने इस चीज़ पर फोकस किया कि इनकी जो श्रमिकों की मजदूरी है उनमें भी सुधार लाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले के टाइम पे इनकी मजदूरी में कोई सुधार वगैरह नहीं किए गए थे और इनकी जो स्थायी श्रम समिति है और भारतीय श्रम सम्मेलन है उसमें देश के कुछ उद्योग और नियोजनों में कानूनी तौर पर मजदूरी नियत करने के प्रश्न पर विस्तार से विचार विमर्श किए गए थे। ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इनकी जो क्या नाम है श्रमिकों की जो मजदूरी है उन पर कोई सुधार ही नहीं किया गया था स्टार्टिंग में। कब? 1944 के टाइम पे। तो उस टाइम पे समिति ने जब फोकस ही नहीं किया इस चीज़ पे तो अब बाद में ऐसा रियलाइज़ होने लगा, जो स्थायी श्रम समिति है और भारतीय श्रम सम्मेलन है, ऐसा हुआ था कि देश के बहुत सारे उद्योग और नियोजन मतलब कि जो वहाँ पे जो काम करने के लिए जो उनकी दरें वगैरह तैयार की जाती है, प्लानिंग वगैरह की जाती है, तो उसमें कानूनी तौर पर कुछ प्रश्न वगैरह उठाए गए थे, उन पे फोकस किया गया था कि जो उनकी मजदूरी है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि अगर इनकी न्यूनतम मजदूरी हुई और इनकी जो बेसिक नीड्स है इनकी ये कंप्लीट नहीं होने की वजह से उनके हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा था, वो खुद बचाए क्या या फिर कमाए क्या या खुद पे लगाए क्या। तो इसी बिहाफ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा डिबेट हुई इस चीज़ को लेकर 1943 में, 1944 में। तो इस बात को लेकर जब इनमें डिबेट हुई तो आखिर में जाकर भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पास किया गया था इसी बिहाफ पे। मैं स्टार्टिंग से बता दूं क्या हुआ था इसमें, कि ऐसा हुआ था कि जब उद्योगीकरण हुआ था उस टाइम पे जो नियुक्त श्रमिक जांच समिति थी, श्रमिक जांच समिति मतलब कि समिति तैयार की गई थी कि श्रमिकों की हालत वगैरह देखी गई थी वहाँ पे कि किस प्रकार से इनकी कंडीशन है काम करते टाइम। तो देश के विभिन्न उद्योगों में श्रमिक की मजदूरी वगैरह और उसका अर्जन का अध्ययन भी किया गया था इसी बिहाफ पर, क्योंकि मजदूरों की कैसी लाइफस्टाइल है उस पर फोकस किया गया था कि कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं और कैसी उनकी मजदूरी हो रही है या उनकी उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही। तो इसी बिहाफ पर ये जो समिति है उन्होंने इस पर स्टडी किया था, मजदूरों को जांचा था, चेक किया था, इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस लिया था इस बात का कि किस प्रकार की उनकी जो मजदूरी वगैरह है बहुत ज़्यादा कम है, उन्होंने ये चीज़ जानी थी।
जब इन्होंने अध्ययन किया, जब स्टडी की, तो इस चीज़ को देखा कि उनकी जो मजदूरी की दरें हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन समिति ने ये चीज़ अनुभव भी किया था कि जो उस टाइम पे जब मजदूरी की दर इनकी तय कर दी गई थी, तो उनमें श्रमिकों की मजदूरी में कोई सुधार ही नहीं किया गया था 1944 के टाइम पे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ था कि स्थायी श्रम समिति और भारतीय सम्मेलन में कुछ ऐसे प्रश्न वगैरह उठाए गए थे इस चीज़ को लेकर कानूनी तौर पर कि उनकी जो मजदूरी है उनको उनमें चेंजेस वगैरह लाया जाए। तो इसी बिहाफ पर इन्होंने डिबेट वगैरह की। डिबेट होने के बाद ये सक्सेसफुल हुआ, ये चीज़ फाइनल हुई कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसी बिहाफ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो 1948 में पास किया गया था। ये था इसमें 19 मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये तो बता दिया कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या है, लेकिन उसके बाद न्यूनतम मजदूरी बताने के बाद उसमें ये बताना है कि मजदूरों के जो कानूनी अधिकार क्या है। मजदूरों के लिए जो कानून वगैरह बनाए गए हैं जिसमें न्यूनतम मजदूरी भी इन्वॉल्व है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जिसे बोला जाता है, जो 1948 में पारित किया गया था। तो उसमें ये लिखना है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताना है कि क्या क्या कानूनी अधिकार है। तो स्टार्टिंग में इसमें ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपना या अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए किसी के यहाँ कार्य करता है और उस कार्य के उपलक्ष्य में उसे जो धन मिलता है वह मजदूरी कहलाती है। ऐसा होता है ना कि अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है किसी के यहाँ पर, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहाँ कहीं पे भी काम करता है, तो उस कार्य के बदले उसे पैसे दिए जाते हैं जिसे मजदूरी कहा जाता है। मजदूरी के भिन्न रूप हो सकते हैं, चाहे वह मजदूरी किसी फैक्ट्री में करे या किसी उद्योग में करे या किसी दुकान में करे या किसी संगठन में करे। तो उस मजदूरी से उसे जो वेतन मिलता है, निश्चय ही ऐसे मजदूर को इस मजदूरी से अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना होता है और भविष्य में कोई भी दुर्घटना या अन्य परेशानी यदि उत्पन्न हो जाती है तो उसका सामना करने के लिए भी मजदूरी में मिला धन उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। इन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए संस्थान के मालिक जिसमें वह कार्य करते हैं उसका नैतिक दायित्व है कि मजदूर की सेवा काल की दृष्टिगत रखते हुए उस मजदूर को कुछ अतिरिक्त लाभ विभिन्न सुविधाओं के लिए के रूप में उपलब्ध कराएं। संस्थान के मालिकों द्वारा इस नैतिक अधिकारों को अनदेखा करने के कारण और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न कानून बनाए गए हैं ताकि विभिन्न फैक्ट्री एवं अन्य संस्थाओं में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी में को विनियमित किया जा सके और उन्हें सभी कानूनों के लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके। तो उन्होंने बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए, ऐसा इसमें बताया गया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी मजदूर वगैरह होते हैं अपनी परिवार की जो लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए, उसको लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, और अगर फ्यूचर में अगर कोई उन्हें तकलीफ होती है उससे निपटने के लिए वो मजदूरी करता है, लेकिन वो मजदूरी उनके लिए बहुत कम पड़ जाती है। तो इसी बिहाफ पर जो सरकार इट मीन्स इसमें यहाँ बताया गया है कि कोई भी संस्थान या कुछ भी हो जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उन संस्थान के मालिक उसमें ये होता है कि मजदूरों को कुछ सेवाएं वगैरह प्रदान करे। तो इसी बिहाफ पे जो है कुछ अधिकार वगैरह दिए गए हैं, नैतिक अधिकार दिए गए हैं इनको, इनके लिए कुछ कानून वगैरह बनाए गए हैं जिसके बिहाफ पे अगर वो जहाँ पे भी कार्य करता है, तो वो संस्था हो चाहे वो कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक हो, तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए वो बाध्यकारी होती हैं ऐसे कानून वगैरह। तो इसी उद्देश्य से जो कानून वगैरह है, जिसमें सबसे पहला कानून यही बताया गया है इसमें, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। वैसे तो बहुत सारे कानून है, लेकिन बुक में जो दे रखा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में दे रखा है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में क्या क्या कानून वगैरह बनाए गए हैं वो जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो समिति वगैरह होती है, जो संस्थान वगैरह होते हैं, उन्होंने ये चीज़ चेक करी थी कि जो मजदूरों की स्थिति है काम करते वक्त कैसी हुई थी, तो मैंने बताया था ऐसे अध्याय में। तो इसीलिए उनको इस चीज़ का अनुभव हुआ था कि जो हमारे देश में व्यापक बेरोजगारी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मिल मालिक या फैक्ट्री के मालिक या अन्य संस्थान जो होते हैं या नियोजक जिसे बोला जाता है, तो वो ऐसे श्रमिक या वेतन भोगी जो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए नौकरी की तलाश में होते हैं, तो उनकी जो दुर्लभ आर्थिक स्थिति होती है उसका लाभ उठाकर मनमाने ढंग से काम करवाते हैं, उनसे कम मजदूरी पे ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो जिसकी वजह से उस श्रमिक के लिए अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसा होता है ना कि मजदूर वगैरह जो होते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वो तो होते ही गरीब है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठा के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मिल के मालिक हो गए या किसी संस्था में काम करने वाले अधिकारी हो गए, तो वो लोग उसकी जो है
मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं कम से कम मजदूरी में। तो इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया था 1948 में, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी मजदूर से काम लेते हुए कम से कम निर्धारित धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उससे कम मजदूरी नहीं दे सकता। इट मीन्स कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित करी हुई राशि होती है तो उससे कम वो कुछ भी नहीं दे सकता। मतलब कि अगर वो कोई मजदूर है किसी फैक्ट्री में, अगर वो वर्क कर रहा है तो फैक्ट्री में काम करने वाला जो मालिक है वो उसे उतनी ही न्यूनतम मजदूरी देगा कि जितनी उसकी फिक्स होती है, कि फिक्स निर्धारित धन, जो निर्धारित जिसे बोला जाता है निर्धारित मतलब कि फिक्स जो उनको राशि मिलनी होती है, जो मजदूरी मिलनी होती है वही देगा, उससे कम वो नहीं दे सकता। ऐसे कानून वगैरह बनाए गए हैं क्योंकि जो मजदूरी है वो मानसिक या शारीरिक दोनों रूपों में हो सकती है। जहाँ मानसिक मजदूरी हुई श्रमिक द्वारा की जाती है उसके लिए अलग से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, और जहाँ ऐसे मजदूर के लिए मानसिक श्रम की ज़रूरत होती है जैसे कि शिल्पकार, मिस्त्री इत्यादि, वहाँ भी उसकी इसी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। शारीरिक मजदूरी क्या होती है? शारीरिक मजदूरी होती है एक प्रकार से जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो अपनी शारीरिक रूप से, मतलब शारीरिक मतलब क्या, हाथ पैरों से वर्क करके, मतलब कि उनका ज़्यादा मेहनत लगती है, हाथ पैरों की सबसे ज़्यादा उनकी मेहनत की होती है, तो उसकी भी मजदूरी तय होती है न्यूनतम मजदूरी। उसी के साथ मानसिक मजदूरी, मानसिक मजदूरी किसे बोला जाता है? जैसे कि कोई शिल्पकार हो गया, पेंटर जो हो गया, वो भी अपना दिमाग का यूज़ करके पेंटिंग वगैरह बनाता है। या फिर एक प्रकार से देखा जाए इसमें तो मिस्त्री, देखो मिस्त्री के नए नए डिज़ाइन उसके माइंड में आते हैं, वो आगे पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपने, और उसी के अकॉर्डिंग मिस्त्री जो है वो वर्क करता है, तो उसकी भी जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है इसी के अंतर्गत। चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, दोनों की इस कानून के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। इसीलिए प्रत्येक राज्य में हर शहर या स्थान को देखते हुए उन्हीं की परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय समय पर अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ही कम से कम मजदूर, चाहे वह खेती में काम करता हो या दुकान में काम करता हो या फैक्ट्री में कार्य करता हो, उसके लिए उपरोक्त कानून के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है उसे काम लेने वाले व्यक्ति द्वारा देना बाध्यकारी है। मतलब उन पर फोर्सफुली ये चीज़ लागू की गई है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी दुकान में, किसी भी खेत में अगर वो काम करता है मजदूर, तो उसकी जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है उसी के अकॉर्डिंग ही उसे मजदूरी मिलनी होगी। तो इसीलिए वो मालिकों पर प्रेशर डालता है। ये अधिनियम, ये कानून उनके लिए बनाया गया है जो मालिक, जो उनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उनके लिए बाध्यकारी ये अधिनियम लागू किया गया है ताकि जो उनकी न्यूनतम मजदूरी है उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अब आता है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत मजदूर से काम लेने वाली अवधि, प्रत्येक दिन उसके विश्राम की अवधि तथा साप्ताहिक एवं अन्य छुट्टियां पाने के अधिकार को भी यदि निर्धारित अवकाश नहीं दिया जाता है तो वह श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि मजदूरी करने वाले श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मालिकों को बाध्य किया जा सके। इट मीन्स कि इस अधिनियम के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि अगर मजदूर से काम लेने की जो अवधि है वो भी फिक्स हो, कि ऐसा होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक काम करवा लेते हैं और उनको मजदूरी नहीं मिलती। वैसे नॉर्मली जो होते हैं टाइमिंग 10 से 6 होती है मैक्सिमम देखा जाए तो, चाहे वो ऑफिस की टाइमिंग हो चाहे कोई वर्कर की फैक्ट्रीज की काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 बजे तक की। तो यही एक पल के लिए अगर देखा जाए तो इस जो अवधि है वो रहती है, फिक्स रहती है इन लोगों की, कि इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो वर्क करते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो होते हैं पैसे, जो उनकी मजदूरी है वो उनको मिलनी चाहिए। तो हर दिन में थोड़ा सा जो रेस्ट करने का टाइम है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ओवर स्पीडिंग करवा रहे हो या फिक्स टाइमिंग पे वर्क करवा रहे हो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रेस्ट करने की टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये भी बोला गया है, और उसमें साप्ताहिक छुट्टी भी होनी चाहिए, या ऐसी छुट्टियाँ जिसमें जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट वर्क करने का टाइम आ जाता है तो उस टाइम पे भी कोई अलग जो होता है काम करने के लिए, अगर कोई ज़रूरी काम हो उसके लिए जाने के लिए भी ज़रूरी होता है, अर्जेंट काम के लिए छुट्टी चाहिए होती है, तो वो भी पाने का अधिकार है। अगर कोई मालिक उन्हें छुट्टी नहीं देता है तो वो श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि जो है उस मालिक के अगेंस्ट कार्यवाही की जा सके और श्रमिकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो ये था पूरा ये अधिनियम, इसमें पूरा पैराग्राफ में था, लेकिन इसके क्या प्रावधान है ये मैं पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें बता देती हूँ कि क्या होता है
कि काम के दिनों एवं घंटे, विश्राम का दिन इत्यादि निर्धारित करने की व्यवस्था करना, ये भी एक पॉइंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उसे पूरा पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। मजदूरी भुगतान के तरीके, मजदूरी से की जाने वाली कटौतियाँ, समयोपरि भत्ता इत्यादि के बारे में व्यवस्था करना। इट मीन्स जो मजदूरी भुगतान के तरीके हैं, मजदूरी भुगतान मतलब कि ओवर टाइम में काम जो करवाते हैं तो उसका पैसा उन्हें नहीं मिलता मजदूरी, तो उनको भी सुनिश्चित करना, उनकी भी व्यवस्था करना। और मजदूरों से की जाने वाली कटौती, इट मीन्स मजदूरी में जो पैसे को घटा दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे दे दिए जाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था करना अच्छे तरीके से, और उन्हें फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करवाना। मजदूरी भुगतान की विधि एवं अवधि निर्धारित करना, भुगतान की विधि भी और अवधि भी। विधि मतलब तरीके, अवधि मतलब उनका जो फिक्स टाइमिंग है वो सब निर्धारित करना। सेवा मुक्त कर दिए गए व्यक्ति को कार्य मुक्ति के अगले 48 घंटों के भीतर काम दिन तक मजदूरी भुगतान करने की व्यवस्था करना। मतलब कि सेवा मुक्त कर दिए गए व्यक्ति कौन होते हैं? सेवा मुक्त कर दिए गए मतलब कि जो मजदूरों को निकाल दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, तो वो कार्य मुक्ति के जो अगले 48 घंटों के भीतर ही काम दिन तक मजदूरी भुगतान करने की व्यवस्था भी इसमें की जाती है। क्योंकि उनकी जो पैसे हैं और उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है और उनके पैसे उनको नहीं मिले हैं, तो 48 घंटे तक उनके जो पैसे बचे हुए हैं, जो उन्होंने मजदूरी की है, वहाँ तक कंप्लीट करके उनको उनकी व्यवस्था करना, ताकि 48 घंटे के अंदर अंदर उनको वो पैसे मिल सके। दैनिक मजदूरी निकालने के लिए 26 दिनों को एक मास के बराबर मानना। 26 दिनों में ही एक महीने के बराबर इसको माना जाता है, और दैनिक मजदूरी निकालने के लिए, ताकि उसका जो पैसा उन्हें मिल सके। नेक्स्ट है स्थानीय सरकार एवं प्राधिकारियों के द्वारा स्थानीय मुल्क सूचकांक को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की जाती है, जिसे रेल प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त करनी होती है। न्यूनतम मजदूरी तय की गई है कि दरें कम तय की गई है इस चीज़ को लेकर कि स्थानीय सरकार और प्राधिकारियों के द्वारा स्थानीय मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए। स्थानीय मूल्य सूचकांक इट मीन्स कि इंडेक्स जिसे बोला जाता है, लोकल रेट इंडेक्स को ध्यान में रखते ही उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो तय की गई है, जिसकी वजह से जो रेल प्राधिकार है और के द्वारा जो क्षेत्रीय श्रमायुक्त है, क्षेत्रीय श्रमायुक्त मतलब कि ये अधिकारी वगैरह होते हैं, क्षेत्रीय श्रमायुक्त हो गए, सहायक श्रमायुक्त हो गए, या एक प्रकार से श्रम प्रवर्तन अधिकारी वगैरह, इनके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये ना समझ में आए तो इसको स्किप कर देना। नेक्स्ट है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों को मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित करना। जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी दरों को ध्यान में रखते हुए, उसकी जो लोकल इंडेक्स है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका पूरा इंडेक्स बनाया जाता है कि इनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई है, तो उसके हिसाब से ये इंडेक्स बना दिया जाता है इनका। तो समय समय पर उसमें चेंजेस वगैरह करना। यदि किसी क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकार द्वारा नियत दरों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा नियत दरें अधिक है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो राज्य सरकार द्वारा जो दरें हैं वो ज़्यादा है अगर, तो वो भी स्थानीय प्राधिकार द्वारा इसको मतलब कि एक्सेप्ट कर लेना इस चीज़ को, तो उसे जो स्थानीय प्राधिकार है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो दरें, न्यूनतम दरें तय की गई होती है, अगर वो ज़्यादा होती है, स्थानीय प्राधिकार को उसको जो स्वीकार कर लेना चाहिए। और किसी भी नियोजक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान नहीं करने के मामले पर निगरानी रखना। मतलब कि अगर उनकी मजदूरी जो है, उनकी कम मजदूरी भुगतान नहीं होती है, मजदूरी की जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, अगर वो भुगतान नहीं करते हैं मालिक वगैरह, तो उस पर भी फोकस रखना, ताकि वो समय समय पर उनमें जो है चेंजेस करके उसमें जो है उनका जो मजदूरी है उनको वापस दे देना उन्हें। और इस कानून की धारा 8 के अधीन एक केंद्रीय मंत्रणा बोर्ड होता है। यह बोर्ड न्यूनतम दरों के बारे में सिफारिश करता है तथा समय समय पर दरों की समीक्षा करता है। जो दर है उसकी समीक्षा करता है, मतलब ध्यान देता है इस चीज़ को कि कहीं न्यूनतम मजदूरों की दर बढ़ना गई हो या कम ना हो गई हो, तो इस पे भी फोकस किया जाता है। तो वो जो न्यूनतम दर है उसके लिए सिफारिश करता है कि अगर मजदूर वगैरह है उनकी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी दरों को बढ़ाया जा सके, तो उनके लिए भी सिफारिश वगैरह करी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अगर इसमें ये भी लिखा गया है कि क्या क्या
मतलब इसमें दंड वगैरह भी दिया जाता है, उन लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है अगर मालिक वगैरह मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। तो उसके लिए अगर वो कोर्ट में वो केस वगैरह फाइल करते हैं, अगर वो अपनी न्यूनतम मजदूरी के लिए अगर शिकायत दर्ज करवाते हैं, अगर और तो वो एक्शन लेते हैं वो लोग। और एक्शन लेने के बाद जो क्या नाम है मालिक है, मालिकों से जुर्माना भी भरना, मालिक जो होते हैं वो जुर्माना भी भरते हैं इस बिहाफ पे, और उनको सजा भी होती है 6 महीने की। ये था पूरा मुख्य प्रावधान, मैंने पूरा कवर करवा दिया इसमें कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता क्या है, न्यूनतम मजदूरी किसे कहा जाता है वो भी बता दिया मैंने, और जो क्या नाम है इसके लिए क्या क्या प्रावधान वगैरह जारी किए गए। तो ये सब पूरा कवर कर दिया है, इसमें क्या क्या कानून बनाए गए हैं वो सब इसमें बता दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्यूनतम मजदूरी क्या होती है, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में जो कानून वगैरह बनाए गए हैं तो उसके क्या प्रावधान जारी किए गए हैं, तो वो सब इसमें आना है। तो मैंने आपको पूरा इसमें कवर करवा दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।